खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्बे वादा। अलल सब आपके सामने आते हैं मॉर्निंग ट्रांसमिशन में 8:35 पर, और इस वक्त भी वक्त हो गया जी 8:35। चाय की चुस्कियाँ आप ले रहे हैं और हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं ख़बरों का पिटारा लेकर। और आज के ख़बरों के पिटारे में भी हमारे साथ जहाँ जम्मू कश्मीर पर खसूसी नज़र रहेगी, लद्दाख की सूरत हाल से आपको बाखबर करेंगे, दिल्ली की सूरत हाल से भी बाखबर करेंगे और आपको बताएंगे कि आलमी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है। तज़िये और तबसरा भी होगा, कुछ ख़बरों का एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ पूरे 10 बजे तक देंगे, क्योंकि हस्बे वादा 3 मरहले प्रोग्राम के हैं। पहला और दूसरा मरहला जो होगा वो खबरों पर मुश्तमिल होगा, और तीसरे पड़ाव पर जब हम आएंगे, तीसरे मरहले में जब हम दाखिल होंगे 9:45 के आसपास वक्त होगा जब हम आप और हम गुफ्तगू करेंगे। हस्बे वादा हमारी फोन लाइन्स के नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे और आप कॉल करना शुरू करेंगे और आपकी आवाज़ को, आपकी फरियाद तो हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज भी इसी तय फॉर्मेट के हिसाब से प्रोग्राम का आगाज तो हो गया है। और आपको याद दिलाते चले कि टेलीविजन चैनल के साथ साथ आप ऑनलाइन एडिशन भी हमारे साथ, जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistantv.in या gulistannews.in पर आप जरूर आइएगा, वहां पर लॉग इन सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खबरों को पढ़िएगा जरूर। और अगर आप कुछ तज्जिया और कुछ तबसरा करना चाहते हैं तो वहां पर आकर आप हमें रिवर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तस्वीर भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के बाद फेसबुक का टाइम है, क्योंकि सबके सामने हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, तो फेसबुक पर ट्रांसमिशन ऑन हो गया है और वक्फे वक्फे से पूरे दिन हम आपके साथ रहते हैं। ज़रूर वहाँ पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ट्विटर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है गुलिस्तान न्यूज़ का, वहाँ पर आइएगा। और क्यू पर अगर आप चलाते हैं पूरे मुल्क के अंदर तो उस पर भी आप वक्फे वक्फे से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं खबरों को। वहां पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इनबॉक्स मैसेज करेंगे और हमारा जो सिस्टम है वो जरूर आप तक पहुंचेगा, आपकी आवाज को सुनेगा। और जो कुछ आप कमियां खामियां हमारे प्रोग्रामों में देखते हैं, जिस तरीके से आप वो हम तक पहुंचाते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल तय फॉर्मेट के हिसाब से बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का दिन क्या कुछ कह चुका है, यानी सबक पढ़ाएंगे माजी का, हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे। मेरे साथी गौहर कुचे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 19 सितंबर, आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, कुछ अहम और चंद वाक़ात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। यानी कि आज 19 सितंबर आज क्या कुछ हुआ बताएंगे हम आपको कि 1950 में, यानी कि 19 सितंबर 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन की रुकनीत को मुस्तरद कर दिया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन यानी कि 19 सितंबर 1755 में बरतानिया और रूस ने फौजी माहदे पर दस्तखत किए थे, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1960 में 19 सितंबर 1960 में कराची में पाकिस्तान और भारत के दरमियान में सिंध तास माहदा हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1973 में, यानी कि 19 सितंबर 1973 में सोवियत रूस ने कामयाब ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बा किया, वो आज ही का दिन था। और साल 1973। और आज ही के दिन 19 सितंबर 1957 में अमेरिका ने निवाड़ा के सहरा में पहला जेर जमीन जौहरी तजुर्बा किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1985 में मेक्सिको सिटी में 8.1 शिद्दत के जलजले से 10,000 अफराद हलाक और 1 लाख से जायद अफराद जो है वो बेघर हो गए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1974 में, यानी कि 19 सितंबर 1974 में होंडुरा में समंदरी तूफान फीफी के कहर से 5,000 अफराद हलाक हुए थे, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1988 में, यानी कि 19 सितंबर 1988 में इजराइल ने टेस्ट सैटेलाइट 1 का कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। ये इजराइल ने, यानी कि 19 सितंबर 1988 को इजराइल ने टेस्ट सैटेलाइट हॉरिजॉन 1 का कामयाबी के साथ
लॉन्च किया है। तो नाजरीन, ये थी आज के दिन के हवाले से यानी कि तारीख में 19 सितंबर के हवाले से कुछ अहम वाक़ात जो हमने आपके साथ ही शेयर की है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, बढ़ते हैं जी आगे। और आज सबसे पहले बात करते हैं मादनियात के हवाले से, यानी उस खबर के हवाले से जो इंतहाई अहम है और जिसको लेकर वादी भर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर भी सियासत हुई। रियासत के सियासतदानों ने बयानात दिए और इस बीच इंतज़ामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने मादनियात के कानून में तरमीम की है और तरक्याती मनसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए यह फैसला लिया गया है और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को इस नई तरमीम से राहत मिल सकती है, फायदा मिल सकता है, ये माना जा रहा है। और कुछ हसास इदारों को रॉयल्टी के मामले पर भी छूट दे दी गई है। ये मोटी मोटी खबर है, लेकिन अब तफसील जरा समझिएगा कि सरकार ने टाइमलाइन जो दिया गया था, जो ग्रांट किए गए थे शॉर्ट टर्म परमिट माइनर मिनरल एक्सट्रैक्शन को, उसकी मियाद को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। और ये फैसला तब लिया गया है जब लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि मादनियात यानी रेत, बाजरी और दीगर चीज़ जो नदी नालों से निकाली जाती है वो सही तरीके से नहीं मिल रही है और तरक्याती मंसूबे सरकारी तौर पर पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सरकार का मानना है कि इंश्योर किया गया जी स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स हो, उस सिलसिले में ये किया गया है। शॉर्ट टर्म परमिट जो 1 हेक्टेयर तक होंगे वो ग्रांट किए जाएंगे जी, वो दिए जाएंगे जी रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को, यानी जो जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बाशिंदे होंगे उन्हें दिया जाएगा शॉर्ट टर्म परमिट 1 हेक्टेयर के अंदर अंदर जो मादनियात निकालनी हो। और जो मैंने पहले कहा कि कुछ हसास इदारों को रॉयल्टी से रिलैक्सेशन मिला है, यानी एडवांस पेमेंट जो करनी पड़ती थी रॉयल्टी को लेकर, उसमें अब कुछ डिपार्टमेंट्स को जिनमें बीकन है, BRO है, ग्रिप है, इनको फिलहाल एक छोटी सी राहत जरूर दे दी गई है कि वो वन गो में वो एडवांस पेमेंट जो है वो नहीं करेंगे। इब्तिदाई खबरें जो हमारे पास आ रही हैं वो ये आ रही हैं जी कि शॉर्ट टर्म परमिट अब जून 2023 तक वैलिड कर दिए गए हैं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर इस वक्त है, जिनमें इंडियन रेलवे है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं और दीगर इदारे जो है उनको जबरदस्त मैदनियात की किल्लत हो रही थी। इस वजह से सरकार ने यह फैसला जो है वो लिया है। अब सेक्शन 15 जो है विद सेक्शन 23C माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 जो इख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ही ये शॉर्ट टर्म परमिट जो थे इन्हें रिवैलिडेट किया गया 30 जून 2023 तक। और फिर सब क्लास और क्लासेस का हवाला देते हुए ये कहा गया कि मिनी माइनर कंसेशनल शॉर्टेज जो है उसको भी ध्यान में रखा गया और जो माइनिंग रूल 2016 है उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से जो की गई हैं। अब ये पूरा डिपार्टमेंट ने जो काम किया है इसका क्या माने हैं, किस तरीके से इसको समझा जाए, ये समझने के लिए और ग्राउंड पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये समझने के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजुरी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, ये जो खबर हम बता रहे हैं अपने नाजरीन को कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का फैसला है कि अब कुछ तरमीम की गई है कानून में, क्या कुछ ये पूरी खबर है, किस तरीके से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इस पूरे मामले को ले रहा है? इस दौर असल में जितनी भी मिनरल साइट्स हैं और जहाँ से होता है और उसके बाद वो जो है कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल में जाता है और सारे से बाजू के तौर पर हम पहले ही देखते हैं कि ये अलॉटमेंट हुई है अलग अलग ठेकेदारों को, अलग अलग साइट होल्डर्स को, जिन्हें ये साइट दी गई थी। लेकिन जहां तक बड़े प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है उन्हें एक स्पेशल कंसेशन जो है वो मिल जाती है। जब ये कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं तो उन्हें स्पेशल कंसेशन दिया जाता है। न सिर्फ इतना बल्कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बड़े काम या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे श्रीनगर रिंग रोड का भी अगर हम जिक्र करेंगे तो उन्हें ये साइट जो है फराहम की जाती है कंसेशनल बुनियादों पर। और साथ ही साथ अब चूंकि एक क्राइटेरिया होता है, एनओसीज होती हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल यहाँ से ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इसे स्टोरेज करना है, इसका इस्तेमाल करना है और इसे करना है, एक प्रोसेस है। उसमें अगरचे जून 2022 तक का परमिशन इन एजेंसीज के पास या इन एजेंसी के पास थी जिन्हें ये एग्जीक्यूशन करने का सरकार से इजाजतनामा दिया गया था। ताहम जून के बाद जो है ये परमानेंट उन्हें शॉर्ट टर्म परमिट दिया गया था, क्योंकि इसके बाद ये इलीगल बनता
अगर ये वहां से कोई एग्जीक्यूशन करते। तो इस तरह से अब जबकि इन प्रोजेक्ट हो चाहे अथॉरिटी, रोडवे अथॉरिटीज हो या उसके साथ साथ रेलवे अथॉरिटीज हो, क्या जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं, जब उन पर काम जो है वो सुस्त रफ्तार से चलने लगा, रुकने लगा, तो उस चीज को देखते हुए सरकार ने अब साल 2023 के लिए 1 साल की मुद्दत जो है वो बची है। और इसमें ये सारे मुराद जो इन होंगे वो हासिल होंगे, चाहे कैलेक्शन की बात हो, चाहे इसमें स्टोरेज ये मटेरियल करने की बात हो या ऐसे काम करने की बात हो। तो इसमें 1 साल की जो मुद्दत है वो बढ़ा दी गई है। इस हवाले से पहले से ये कानून जम्मू कश्मीर के अंदर है और इस हवाले से सेक्शन 15 ये कहता है कि 23C मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1937, जिसमें अब है कि इसकी जो मुद्दत है वो जून 30, 2023 के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा जी, ये भी कहा जा रहा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिनका लगातार ये मानना था कि जनाब जब आपने इसकी टेंडरिंग की तो वो बाहर चला गया जी और लोकल लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इस नए कंसेशन के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फायदा मिल सकता है, वो इस प्रोसेस में आ सकते हैं क्योंकि 1 हेक्टेयर के आसपास अगर माइनिंग कहीं करनी हो तो वो जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बाशिंदों को मिल सकता है। इस तरीके की क्या कोई वजाहत है इस पूरे मामले में? बिल्कुल ऐसा लिखा गया है कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे, जो यहाँ के रहने वाले लोग होंगे, जिनकी जो माइनिंग साइट से 1 हेक्टेयर या उससे कम होगी, उनके लिए बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जो लोग सेंट्रल एजेंसीज के लिए काम करते हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पर है, जैसे पीआर है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उनके लिए भी ये रिलैक्सेशन दी गई है। क्योंकि जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि जो श्रीनगर रिंग रोड है वहां पर भी हमने देखा कि वो खुद एग्जीक्यूशन करते हैं, उन्हें साइट काम की गई है, कंसेशनल बुनियादों पर उन्हें जो है मटेरियल दिया जाता है, तो उनमें भी ये सारी चीजें आ जाता है कि वो भी इस दायरे के अंदर आ जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ज़रा से ये इतलात जी थी जो हमने आपके सामने रख दी है। सरकारी जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया है और उसी रिव्यू के नतीजे में ये सारी बातें जो कुछ मोटी मोटी 2-3 चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई थी वो आपके सामने हमने रख दी है। तो इस खबर के बाद ज़रा बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर नया पार्लियामेंट बन रहा है और नए पार्लियामेंट के अंदर सरमा का इजलास होना है। उस इजलास से कबल एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्या कुछ है तफसीलात के साथ गौहर पूछे। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि नए पार्लियामेंट हाउस जो इस वक्त तामीर हो रहा है, आखिरी मरहले में उसका काम चल रहा है। उसके अंदर जो कालीन बिछाए जाने हैं उसमें जिला बडगाम का एक इलाका है शंगलीपुरा, वहां से कारीगरों को 1 साल कबल एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके लिए वहां पर कालीन जो बिछानी थी नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर, उस सिलसिले में उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान वो अभी काम कर रहे हैं उस पर और आखिरी मरहले में उनका काम भी चल रहा है। 48 कारीगरों ने उस कालीन पर काम किया है। करीब 12 फैमिलीज इस काम के साथ जुड़ी हुई हैं। आपको बताते चले कि ये जो उनके कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो अवाम की आवाज़ उनकी जानिब से प्रोग्राम चल रहा है, उस दौरान इस हवाले से बात की गई थी कि जो कालीन या कारीगरों का जो काम है, ये जो हैंडीक्राफ्ट सन्नत है, उसको फ़रोग देने के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया, यकीन दहानी की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर बडगाम में सबसे ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और उनके काम को उन्होंने कहा है कि उन्हें काम भी दिया जाएगा और इस सन्नत को मज़ीद फ़रोग दिया जाएगा। और इस सिलसिले में उसके बाद ही एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद काम लगातार जोरों पर चल रहा है। करीब 48 कारीगर इसके साथ जुड़े हुए हैं और 12 फैमिलीज भी इस काम के साथ जुड़े हैं जो नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर कालीन बिछाए जाना है। नए कालीनों की बात हो रही है तो कल अपने माहाना प्रोग्राम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कर रहे हैं, कल उन्होंने इन दोनों गांवों का नाम लिया अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में और ये कहा कि इस नए इनिशिएटिव ने, ये जो नया आगाज हुआ है, इससे इस सन्नत को भी नई रूह मिली है और सनतकार या कारीगर जो है उन्हें भी नए अंदाज में जम्मू कश्मीर को प्रोजेक्ट करने का मौका मिला है। उन्होंने साफ कर दिया कि पिछले कई सालों से लगातार आर्टिजन जो है वो मुश्किलात से दो चार है, ताहम आने वाले दिनों में मजीद आसानियां उनके कारोबार के अंदर पैदा की जाएंगी ताकि बुनियादी ज़रूरतें उनकी पूरी हो सके। बडगाम का शुंगलीपोरा इलाका जहां पर पार्लियामेंट के लिए तैयार किए जा रहे हैं कालीन, 48
आर्टिजन्स हैं, हुनरमंद हैं जो ये कालीन बना रहे हैं और 12 कालीनों को तैयार करके नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर लगाया जाएगा। कल मनोज सिन्हा साहब ने अपने माहाना प्रोग्राम के अंदर इस पूरे मामले का दोबारा से जिक्र किया और उन हुनरमंदों को सलाम पेश किया जिन्होंने इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त के अंदर भी इस सन्नत को, इस हुनर को जिंदा रखा और आज भी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि शुंगलीपोरा और लक्ष्मणपोरा जो बड़गाम जिला कश्मीर का है, वहां पर लगातार आर्टिजन्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और वजीर आजम ने आज खुद उन प्रोजेक्टों की जो फोटोकॉपीज जब उनके सामने रखी गई उन्हें अप्रूव किया और उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया मुल्की सतह के लिए वो कितना अहम होगा और किस तरीके से इस प्रोजेक्शन को देखा जाएगा आने वाले दिनों के लिए। तो ये तो जनाब मन की ये जो माहाना प्रोग्राम है, अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो बात रखी उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हौसला अफजाई की गई उन लोगों की जो ये कालीन बना रहे हैं, उन 2 गाँव की हौसला अफजाई की गई जहाँ पर ये बन रहे हैं और ये कहा गया कि इस सन्नत से जुड़े सभी लोगों को राहत मिलेगी कि सरकार आने वाले दिनों में मजीद इक़दाम जो है वो करने जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात इंतहाई एक और बड़े मसले की करते हैं। गुज़श्ता कई दिनों से उलमाओं की गिरफ्तारी हो रही है और गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह की बातें और तरह तरह के बयानात भी सामने आए हैं और इन बयानों के बीच सबकी नजरें जो थी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर थी, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस पर थी और पुलिस की तरफ से कल मोर्चा संभाला था एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने, जिन्होंने वजाहत करते हुए यह साफ किया कि लगातार इन उलमा के साथ इंतजामिया राब्ते में रही, लगातार उन्हें समझाते रही, लेकिन समझाने के बावजूद भी जब वो नौजवानों को तशद्दुद की राह की ओर धकेल रहे थे और तशद्दुद को उकसाने की कार्रवाइयां कर रहे थे तो इंतजामिया के पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था कि उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए। कल एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने इस बात की वजाहत की कि टेक्निकल एविडेंसेस उनके पास मौजूद है कि किस तरीके से काउंसलिंग भी की गई और किस तरीके से उसके बाद भी काम किया गया और यही वजह है कि अब मजबूरन पुलिस और इंतजामिया को यह कदम उठाना पड़ा और कुछ लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है और लगातार सूरत हाल पर नजर बनाई रखी जा रही है। ताहम अमन को कायम करना सिर्फ एक तरफा काम नहीं होना चाहिए, यह 2 तरफा ट्रैफिक होना चाहिए, यानी यहाँ पुलिस अपनी तरीके से काम करे, इंतजामिया अपने तरीके से काम करे, वहीं पर अवाम को भी आगे आकर अमन को कायम करने के लिए राह को हमवार करना होगा। इन ख्यालात का इजहार जिला बारामूला में स्पोर्ट्स इवेंट के हाशिए पर अखबारी नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से किया गया। क्या कुछ कहा गया सुन लीजिएगा। पास काफ़ी एविडेंस था, इसलिए हम लोग 4-5 महीना से बुला कर उनको समझा रहे थे इस ढंग से इन बच्चों को लोगों इंस्टिगेट नहीं करें। उसके बावजूद वो लोग इस काम में रोके नहीं, तो PSM बुक किया गया और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपसे एविडेंस भी शेयर कर देंगे। क्या सिर्फ PSI नहीं बल्कि हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट है, बहुत लोग बुला के हम समझा के छोड़ते हैं, अगर उससे भी नहीं संभालता तो फिर हम 107-51 में कार्रवाई करते हैं, बॉन्ड कराते हैं। PSI तो लास्ट है, तो अगर कोई ऐसा करता है और पाया जाता है, खास कर जमात इस्लामी के जो हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गया, फिर भी कुछ लोग रिपोर्ट आ रही है जिसका एविडेंस हमारे पास भी है कि छुप छुप के एक्टिविटी करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैसेज के मैं सोसाइटी के हर एक तबके का ये जिम्मेदारी बनता है कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना के रखे। लॉ ऑर्डर मेंटेन करना सिर्फ पुलिस का जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर एक लोगों का है, सिविलियन हो, फोर्स हो, आवाम हो, मीडिया हो, सबका रोल है इसमें है। हर एक देखिए ना, इस बार लॉ ऑर्डर अच्छा रहा, कितने टूरिस्ट आए हैं, कभी हमको इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ा, कभी मार्केट बंद नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज नहीं बंद हुआ, इससे किसको फायदा होता है? सोसाइटी को फायदा होता है। इस चीज़ को हम लोग को और बनाए रखना है। इस अमन को बरकरार रखना होगा और उसके लिए अवाम को भी काम करना होगा, तभी जाकर मामलात सुधर सकते हैं। पिछले 3 महीनों से लगातार उलमा के साथ इंतजामिया राब्ते में थी, समझा रही थी कि तशद्दुद को भड़काने की किसी तरीके से कोशिश ना करें, जब वो नहीं सुधरे तो कार्रवाई करनी पड़ी है। ये बड़ा बयान आया है जी उस वक्त जब लगातार कुछ उलमाओं पर PSA लगा, कुछ मौलवियों पर PSA लगा, कुछ लोग अभी भी थानों के अंदर बंद है और कुछ से बाज़ाब्ता तौर पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है जिस तरीके से IGP कह रहे थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरीके से बैठेगी। फिलहाल बड़ी बात यह कि लगातार इंतजामिया इन मजहबी पेशवाओं के राब्ते में थी, ताहम कई बार समझाने के बाद भी जब उन्होंने तशद्दुद का रास्ता नहीं
नहीं तरक किया और तशद्दुद की और ढकेलने की कोशिशें नहीं रोकी, तब जाकर इंतजामिया ने अब कार्रवाई की। अब जरा याद रखिएगा किन किन लोगों पर पीएसए लगा था। अब्दुल रशीद दाऊदी सरबराह है तहरीक सऊतुल औलिया, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी, अब्दुल मजीद डार अल मदनी, दोनों का ताल्लुक जमीयत अहले हदीस से है। इससे पहले भी दोनों जेल रह चुके थे। और उसके साथ साथ जमात अहले हदीस के बाद फ़हीम मोहम्मद रमज़ान और तारिक रहमान और गाजी मुइनुल इस्लाम, ये ममनुआ तंजीम जमात इस्लामिया के साथ ताल्लुक रखते हैं, ऑलरेडी बैंड है, लेकिन इन पर भी पीएसए लगा है। सरजान बरकाती जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है, रबन शोपियां का रहने वाले हैं, 2016 में काफ़ी वोकल थे, उसके बाद कई देर तक पीएसए के तहत बंद रहे, पीएसए के बाद बाहर आए और दोबारा इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर उनके अहल खाना का मानना था कि कहीं पर कोई तकरीर नहीं की, बहरहाल पुलिस का अपना मानना है। और ये सारे लोग ऐसे हैं जिन पर पीएसए लगे। कल भी कुछ लोगों पर पीएसए लगे हैं जिन्हें बैरून रियासत जो है वो मुंतकिल कर दिया गया और लगातार ये सिलसिला जारी है। इसको लेकर आपको याद होगा यूसुफ तारगामी साहब का बयान आया था, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, कुछ और सियासी लीडरों के अपने अपने बयान आए थे और उन्हीं बयानों के पस मंजर में पहली बार एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का बयान सामने आया कि किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ करने की आगे जरूरत है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात करगिल की भी आपको बताते हैं, क्योंकि करगिल से इस वक्त की यानी लद्दाख से बड़ी खबर सामने आ रही है और लद्दाख मैराथन के हवाले से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह आ रही है कि करगिल मैराथन आज सुबह शुरू हुई और हजारों की तादाद में एथलीट्स ने इसमें शिरकत की है। तस्वीरें आज सुबह की है जब बाज़ाब्ता तौर पर करगिल इंटरनेशनल मैराथन का आगाज हुआ और स्पेशल खुसूसी पैगाम जो है वो आर्मी के चीफ मनोज सिन्हा साहब का वहां पर था। और इस मौके पर जहां मनोज सिन्हा साहब, ये जो आर्मी चीफ है, उनका मनोज पांडे साहब का जो बयान था वो सामने रखा गया। इस मौके पर ये तकरीबन 42 किलोमीटर मैराथन थी जो सुबह 7:40 के आसपास शुरू हुई। तकरीबन 2000 एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे जी पूरे मैराथन में। और हाफ मैराथन जो है वो 10 किलोमीटर का है और उससे एक और मैराथन जो है वो 5 किलोमीटर है। इंटरनेशनल मैराथन ऑर्गेनाइज जो किया गया था वो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की तरफ से किया गया था और लद्दाख पुलिस इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी। और जो एक बड़ी एनजीओ के सरहद जो पुणे से काम करती है, उन्होंने भी अपना योगदान जो है वो यहाँ पर दिया था और काफी इंथुसिज्म और काफी जज्बा जो है वो सुबह यहाँ पर देखने को मिला। खिलाड़ी क्या कुछ कह रहे हैं उसके साथ साथ सीधे लद्दाख चलेंगे जहां से मोहम्मद इस्हाक भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैराथन तो एक स्पोर्ट है जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये जो पूरा लद्दाख का एरिया है ये मैराथन के लिए बहुत कंड्यूसिव है। लेह में भी मैराथन है, कारगिल में भी मैराथन है। हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसको और सी पब्लिसिटी देंगे ताकि ये बड़ा इवेंट बने और लोग आके पार्टिसिपेट करें। इंटरनेशनल लेवल पे ये होने चाहिए मैराथन अभी जैसे हैं और उसमें उसको स्ट्रेंथन करेंगे। सर, रन फॉर एब्रिकॉट के नाम से इस बार ये मैराथन किया जा रहा है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एब्रिकॉट को इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडिंग के लिए किस तरह की बड़े लेवल की कोशिश हो? नहीं, पिछली बार हमने दुबई एक्सपो में एप्रिकॉट भेजा, तो हम जो ब्रांड लद्दाख का ब्रांड यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं उसको हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पूरी तरह से प्रमोट करेंगे। एप्रिकॉट उसका एक बहुत भारी मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि पूरे आई थिंक देश में सिर्फ यहीं पे एप्रिकॉट होता है। अभी हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप किया है नीमो में, बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट है और यहाँ पे भी आगे जाके ज़रूर होगा, उसका प्रोजेक्ट बना के यहाँ भी किया जाएगा। देखिए, लास्ट ईयर जब यहाँ पे आपका मैराथन हुआ था, लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड एक सिंबॉलिक हुआ था और उसी वक्त हमने कहा था कि नेक्स्ट ईयर का जो मैराथन होगा इसको हम बड़े पैमाने पे ले जाएंगे। तो हमने इसको जो है एक ओवरऑल एक इवेंट बनाया। आपका एलएचडीसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सारा मिल के हमने एक करगिल का एक इवेंट बनाया है। इसमें कोई बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के आप नाम देख रहे हैं, दे आर स्पॉन्सर्स, वो सारे स्पॉन्सर का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि करगिल इंटरनेशनल के जो दो मुद्दे हैं, एक तो है कि आपका हमारा मेन मुद्दा जो है वो है करगिल को आपका टूरिज्म के नक्शे पे ले जाना। और मोस्टली अभी आप देख रहे होंगे हमारे स्पॉन्सर पुणे और महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र का जो मैक्सिमम टूरिस्ट जो करगिल में आता है वो महाराष्ट्र से आता है।
तो ये एक मुद्दा है हमारा। दूसरा आपने देखा होगा थीम जो है हमारा रन फॉर एप्रिकॉट है। रन फॉर एप्रिकॉट मीन्स जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें एप्रिकॉट जो है करगिल के नाम पे दिया गया है 1 प्रोडक्ट, उसको हमने रन फॉर एप्रिकॉट ताकि साथ साथ हमारा एप्रिकॉट भी प्रमोट हो। तो ये जो है काफ़ी पैमाने पर इसमें जो है बाहर से भी रनर्स बहुत आए हैं और बड़े बड़े शख्सियत और रनर्स भी इसमें आए हैं, और डिस्पाइट उसके अलावा कि हमारे लोकल पार्टिसिपेंट्स भी बहुत हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इससे भी बड़े पैमाने पे हम ऑर्गेनाइज करें, और तभी आपने देखा होगा इसमें लीड रोल जो है हिल काउंसिल का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्टिसिपेशन है। आज ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक अच्छा इवेंट होगा, और साथ में जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स लवर्स हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ये। तो हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट करें, और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पे मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग हमारे मीडिया फेटर्निटी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो डिस्पैच जो बाकी नेशनल मीडिया है उसके अलावा लोकल। फेरोज खान को आप सुन रहे थे। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर अमंग नरोला साहब बात कर रहे थे, और उनका मानना था कि ये इवेंट तो शुरू किया गया लेकिन ये इतना छोटा नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में इसको नेशनल हुकअप पर लिए चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा एथलीट यहां पर आए, क्योंकि माहौल साजगार है, माहौलियात साजगार है, दोनों तरह से ये फिट है और फिजिबल है कि यहां पर इस तरीके के मैराथन्स कराए जाएं, और अगले साल और ज्यादा बेहतरी के साथ इसको देखा जाएगा। ताहम इसके साथ साथ एप्रिकॉट जो एक वाहिद मेवा है, जो एक वाहिद चीज वहां से उगकर सामने आती है और पूरे इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के अंदर इसको काफी खुबानी को काफी पजीरियाबी होती है, उसे किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट तक लाया जाए, उस पर भी उमंग नरोला साहब की तरफ से बात रखी गई कि लास्ट ईयर तो कोशिश की गई, इस साल मजीद उन कोशिशों को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल मामला करगिल इंटरनेशनल मैराथन का था, जिसे आज हरी झंडी दिखाई गई, और उस हरी झंडी के मौके पर जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडवाइजर मुशीर खास मौजूद थे, वहीं पर हिल काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया और उन एथलीट्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। तस्वीरें आज सुबह की है जब हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन का आगाज करगिल के अंदर किया गया। चलिए जी, वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो वापस जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और खाना बदोशों की बात करेंगे। बताएंगे आपको कि खाना बदोशों को लेकर सरकार एक और बड़ी पहल कर रही है। फिर आपको बताएंगे कि अब सड़कों पर लुक तो बिछेगा, लेकिन लुक इस बार किस चीज का होगा और कितना यह सॉलिड काम है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दोनों खबरें बैक टू बैक आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।